नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा टॉपिक मैंने लिया है परामर्श की तकनीकें। हम लोग परामर्श के अर्थ को समझ चुके हैं। परामर्श की तकनीकें कई हैं। तकनीकें मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ काउंसलिंग विधियाँ बहुत सारी हैं। परामर्शदाता जो काउंसलर है उनमें से एक या एक से अधिक का प्रयोग कर सकती हैं। यानी अगर कोई काउंसलिंग के वक्त वो एक ही विधि नहीं बल्कि कई विधियों को मिलाकर अपनाता है। कभी कभी सभी विधियों का प्रयोग एक के बाद एक करना होता है। ये तो समस्या के स्वरूप पर निर्भर है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी जो है उसकी समस्या के समाधान के लिए जो है प्रयोग करें। परामर्शदाता को कई विधियों का प्रयोग जो है वो क्रम के अनुसार करना चाहिए। जो क्रम के अनुसार करनी तकनीकी है वो मैं क्रमवार बता देती हूँ, जिसमें पहले उसको विश्वास यानी एश्योरेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। विश्वास परामर्श की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। परामर्श प्रार्थी को परामर्शदाता की योग्यता और अनुभव पर विश्वास हो तथा परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी को विश्वास दिलाकर ही समस्या में विचार विमर्श करना चाहिए। यदि विश्वास तकनीकी का आपने प्रयोग कर लिया तो क्या होगा कि परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। इस विधि का प्रयोग करते समय काउंसलर को ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा जो विश्वास दिया गया है वो बना रहे, यानी पूरी प्रक्रिया नहीं बल्कि आजीवन उस पर वो विश्वास बनाए रखे। इस तरीके का जो विश्वास विधि है उसको परामर्श प्रार्थी को देना चाहिए। और परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ संप्रेषण सार्वजनिक ना हो, यानी पूरी परामर्श प्रक्रिया में जो क्लाइंट ने जितनी भी बातें बताई हों वो सब परामर्शदाता को जो है वायदे अनुसार जग जाहिर यानी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। दूसरा है मौन धारण, साइलेंस। जब प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करता है तब परामर्शदाता को कुछ समय के लिए मौन धारण कर लेना चाहिए, यानी चुपचाप हो जाना चाहिए। यह मौन बीच बीच में उत्तर देने से अधिक प्रभावशाली तकनीक है। यानी कि यदि वो बीच में बोलेगा तो जो बात क्लाइंट कहना चाह रहा है वो उसमें व्यवधान होगा, इसलिए साइलेंस टेक्निक का उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मौन धारण करने से परामर्श प्रार्थी को ये लगता है कि जो काउंसलर है उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुन भी रहा है और समझ रहा है। इससे उसका जो विश्वास, जो पहली टेक्निक उसने इस्तेमाल करी थी काउंसलर ने विश्वास की कि उस पर विश्वास बनाए, वो और दृढ़ हो जाता है। तीसरा है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। परामर्श प्रार्थी के लिए यह समझना आवश्यक है कि वह जो कर रहा है उसे परामर्शदाता ठीक प्रकार से समझ रहा है। इसके लिए परामर्शदाता जो है स्वीकृति के समय कभी कभी हाँ, ठीक है, अच्छा जैसे उच्चारण करता रहे या कुछ शब्द न बोलकर केवल स्वीकारात्मक ढंग से जो है सिर को हिलाकर अपनी स्वीकृति देती रहना चाहिए। काउंसलर को बीच बीच में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसको लगे कि हाँ, जो क्लाइंट बात कह रहा है उसको स्वीकृति दी जा रही है। अगला है सामान्य मार्गदर्शन या जिसे कहें बढ़ावा देना। सामान्य मार्गदर्शन द्वारा जो है परामर्शदाता प्रार्थी से संबंधित समस्या के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करता है और इस विधि द्वारा जो है प्रार्थी से अधिकतम समस्या के विषय में समझा जा सकता है। यानी
बीच बीच में उसको ऐसा गाइडेंस, ऐसी लीड्स देनी चाहिए, जनरल लीड्स, कि वो जो क्लाइंट बातें बता रहा है वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्या को बता सके। अगला है पुनर्कथन यानी रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट एवं रीस्टेटमेंट और स्वीकृति द्वारा प्रार्थी ये समझता है कि काउंसलर जो है उसकी बात को ठीक से समझ रहा है। रीस्टेटमेंट द्वारा परामर्शदाता जो है उसी बात को दोहराया जाता है जिसे प्रार्थी ने बताया हो, लेकिन जो काउंसलर है प्रार्थी की बात में कोई संशोधन नहीं करता है। यानी रीस्टेटमेंट के समय काउंसलर बिल्कुल डिटो वही शब्दों को दोहराए आवश्यकता पड़ने पर, ताकि उसको ये लगे कि हाँ ये उसने कही, सुनने के बाद उसको एहसास हो कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। इसलिए रीस्टेटमेंट बहुत ज़रूरी भी है। अगला है मान्यता, अप्रूवल। परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का वर्णन करते समय कुछ ऐसी बातें भी रखता है जो ठीक नहीं होती हैं, यानी अनुपयुक्त बातें भी रखता है। परामर्शदाता केवल उपयुक्त विचारों को ही मान्यता प्रदान करता है। जिन विचारों को मान्यता प्रदान की जाती है तो वो क्लाइंट को भी प्रभावित करती है, और जो नहीं की जाती हैं उसमें क्लाइंट को भी क्या होता है कि हाँ ये उसने गलत कहा है। इससे प्रार्थी जो है वो परामर्शदाता के ज्ञान और व्यक्तित्व से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और उसका विश्वास जो है वो काउंसलर पर बढ़ता चला जाता है। हर बात को अप्रूव करना ठीक नहीं है। यदि काउंसलर को लगता है कुछ अनुपयुक्त बातें कही गई हैं तो उसको वो जो है मान्यता ना दे। अगला है स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन। कभी कभी परामर्शदाता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो प्रार्थी के वर्णन का स्पष्टीकरण कर दे, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन है वो प्रार्थी को ये लगना चाहिए कि काउंसलर उसकी बात समझ रहा है, ना कि अपनी बात जो है उसको थोप रहा है। यानी कि जब काउंसलर उसको बताए, क्लैरिफिकेशन करे उसकी बात का, तो ये ना हो कि वो उसको थोप रहा है कि हाँ तुमने ऐसे किया, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्लैरिफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से वर्णित करना चाहिए। अगला है सारांश स्पष्टीकरण यानी समरी क्लैरिफिकेशन। अब बहुत संक्षिप्त में उसका जो क्लैरिफिकेशन था उसको एक बार रिपीट कर देना चाहिए। अधिक वर्णन करने से प्रार्थी की समस्या स्वयं ही जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो जो काउंसलर है उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो जो क्लाइंट है उसकी बातों को समराइज कर दे, जिससे जो है क्लाइंट समस्या को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो जब पूरी बात हो जाए तो उसको एक समरी के तौर पे काउंसलर जो है उसकी समस्या को बता दें, क्योंकि परामर्श लेने आया वाला व्यक्ति जो है अपनी समस्या को कहा तो उसे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें कही, पता नहीं ये समझा या नहीं समझा। तो काउंसलर को क्या करना चाहिए कि समरी क्लैरिफिकेशन करके क्लाइंट को संतुष्ट कर देना चाहिए कि हाँ उसकी समस्या को उसने समझ लिया है। अगला है परित्याग यानी रिग्रेशन। जब जो है क्लाइंट की विचारधारा गलत होती है या उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो तो काउंसलर के लिए जो है ऐसी गलत बातों का परित्याग करना जरूरी हो जाता है। इसका जो उद्देश्य है क्या है कि क्लाइंट को सही विचारधारा की दिशा में मोड़ना होता है। यानी गलत बातों को अगर हम परित्याग करके उसको बताएंगे तो इसका अर्थ क्या है, गलत बात का परित्याग करने का उद्देश्य केवल यही है कि जो क्लाइंट है वो सही विचारधारा की दिशा में मुड़ जाए। लेकिन इस विधि को अपनाते समय, रिग्रेशन करते समय जो काउंसलर को इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइंट में विद्रोही भावनाएं उत्पन्न ना हो। तो क्या हो जाएगा, जो पहला ही विधि उसने विश्वास की बनाई थी वो उस पर डगमगाने लगेगी और वो अविश्वास में आ जाएगा। अगला है विवेचन यानी कि इंटरप्रिटेशन। जब
काउंसलर को केवल उसी बातों की विवेचना करनी चाहिए जो क्लाइंट ने दी हो, उसे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। विवेचना द्वारा क्या होता है, परामर्शदाता प्रार्थी के जो स्टेटमेंट है उसका क्या निकालता है, निष्कर्ष निकालता है, जिन्हें क्लाइंट अकेला निकालने में क्या होता है, असमर्थ होता है। काउंसलर के द्वारा जो निकाले गए निष्कर्ष होते हैं वो उससे के जो क्लाइंट है उसके निकाले निष्कर्ष से मेल भी खा सकते हैं और नहीं भी। अगला है विश्लेषण यानी एनालिसिस। प्रार्थी द्वारा व्यक्त समस्या के समाधान हेतु परामर्शदाता समाधान प्रस्तुत करता है। जब लास्ट स्टेज आती है तो वो क्या है, अब वो सलूशन पेश करता है काउंसलर, लेकिन वो क्लाइंट पर बलपूर्वक थोप नहीं सकता। काउंसलर समाधान देने पर निर्णय करना किस पे छोड़ देता है, क्लाइंट पर, कि वो सलूशन को स्वीकार करे या ना करे या उसमें कुछ संशोधन करके स्वीकार करे। तो ये सारी विधियां हैं, 11 मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो क्रमवार उसको प्रयोग करनी चाहिए काउंसलर को, ताकि क्लाइंट की समस्या का समाधान हो जाए। इसके अलावा एक और शिक्षाविद हैं रोजर्स तथा बैलेन, उन्होंने जो है काउंसलर सेंटर टेक्निक्स और बताई हैं। उसकी जो है वो मैं और बता देती हूँ कि काउंसलर सेंटर टेक्निक्स जो रोजर्स और बैलेन ने बताई हैं, उसमें पहली है प्रश्न करना। काउंसलर से ये आशा की जाती है कि वो क्लाइंट की समस्या को पूर्ण रूप से जानने के लिए प्रश्न करे, यानी प्रश्नों का निर्माण करना काउंसलर को आना चाहिए। अगला है पुनराश्वासन या प्रशंसा। जो क्लाइंट के वक्तव्य के जो भी स्टेटमेंट है उसकी प्रशंसा करना, उस पर आश्वासन देना काउंसलर के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, क्लाइंट अपनी बात को बताने के लिए प्रेरित होता है। अगला है आलोचना अथवा निषेधात्मक मूल्यांकन। काउंसलर जो है आवश्यकता अनुसार क्लाइंट का निषेधात्मक मूल्यांकन भी कर सकता है। वही कि जो चीज़ जो वहाँ पर था परित्याग में, कि उसका परित्याग कर दे, वही चीज़ यहाँ पे आलोचना और निषेधात्मक मूल्यांकन में है। अगला है व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन। क्लाइंट द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को और अधिक रूप से स्पष्ट क्लियर करना, जिसे क्लाइंट ने अधूरा बताया हो या नहीं बताया हो, कुछ बातों को छोड़ दिया हो उसने क्लाइंट ने, लेकिन काउंसलर समझ गया हो, तो उस स्टेटमेंट को वो पूरा कर दे और उससे उसकी स्वीकृति भी ले ले। अगला है सलाह एवं सुझाव यानी एडवाइस एंड सजेशन। इसे उन कार्यों एवं मार्गों का संकेत देना जिसे क्लाइंट को अपनाना जरूरी है, या उन मानदंडों तथा निर्देशन को बताना जिसे वो अपनाना चाहिए क्लाइंट को, ये काउंसलर को बता देना चाहिए। अगला है सहमति। काउंसलर द्वारा दिए गए संकेतों को कारण और उदाहरण सहित परामर्श प्रार्थी को समझाता है। जो काउंसलर है जो भी सलूशन देता है उसको क्या कैसे बताता है, कारण की मैंने ये सलूशन इस कारण दिया है, और उदाहरण सहित दोनों को तरीके से उसकी सहमति प्रदान कर देता है, ताकि क्या होता है, क्लाइंट की समस्या को दूर हो सके। अगला है परिचय। इसमें क्लाइंट के अनुभवों को इस प्रकार सहमति देना चाहिए जिससे क्या होगा कि जो तुमने अनुभव किया है, यानी जो क्लाइंट ने अनुभव किया है, काउंसलर का भी यही अनुभव है जो मेरे साथ हो चुका है, इस तरीके से अपना परिचय देना चाहिए, ताकि उसे ये लगे कि हाँ ये केवल उसकी भी समस्या नहीं है, ऐसी कई लोगों के साथ भी हो चुका है, या स्वयं काउंसलर इस समस्या से जो है जूझ चुका है और समाधान पा सका है। तो इससे उसको क्या होगा, क्लाइंट को, कि वो ये समझ सकेगा कि उसको कौन सा निर्णय लेना
चाहिए। स्टूडेंट्स, कई लोग समझते हैं कि परामर्श और निर्देशन एक ही चीज़ है। मैं एक और बात बता देती हूँ, निर्देशन सामूहिक हो सकता है और वैयक्तिक, दोनों तरीके का हो सकता है, लेकिन परामर्श केवल वैयक्तिक ही होता है। यानी परामर्श में व्यक्ति का आमने सामने होना आवश्यक है। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।